आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 6 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। कुछ टर्म्स हमें गिवन है और हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है और साथ में अगर उनकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है तो वो भी बतानी है। तो सबसे पहले टर्म हमारे पास है एलोट्रोपी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एलोट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म दैट इज फिजिकली डिफरेंट एंड केमिकली सिमिलर। तो एलोट्रोपी स्टूडेंट्स क्या है? एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जो कि हमें बताती है कि एलोट्रोपी की वजह से एक एलिमेंट मौजूद हो सकता है एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जिसके अंदर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ कि अगर हम कार्बन की बात करें या सल्फ़र की बात करें तो कार्बन हमारा मौजूद होता है डायमंड की फॉर्म में और ग्रेफाइट की फॉर्म में। इसका मतलब डायमंड और ग्रेफाइट हमारी क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की। इसी तरह से अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र भी हमारा मौजूद होता है रोम्बिक फॉर्म में और मोनोक्लिनिक फॉर्म में। तो इसे हम कहते हैं एलोट्रोपी, जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर पाया जाए यूनिवर्स में जिसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेकंड टर्म जो कि है सब्लिमेशन। व्हेन सॉलिड इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस देन दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन सच एज ड्राई आइस CO2। सब्लिमेशन का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जब हमारा सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में, यानी पहले सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो बल्कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं सब्लिमेशन। और इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है ड्राई आइस। ड्राई आइस कहते हैं CO2 को, या आप कह सकते हो आयोडीन। यानी ड्राई आइस और आयोडीन किसकी एग्जाम्पल हैं, सब्लिमेशन की एग्जाम्पल हैं। ड्राई आइस और आयोडीन हमारे सॉलिड फॉर्म से मौजूद होते हैं और ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, गैस में। अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से सब्लिमेशन को बताएं तो मैंने यहाँ पर लिखा है इन टर्म्स ऑफ KMT द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सब्लाइम सॉलिड्स आर लेस एज ऑर्डिनरी सॉलिड। के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से जो हमारे सब्लाइम सॉलिड्स होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, कम होती हैं ऑर्डिनरी सॉलिड्स के मुकाबले में। थर्ड टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है हम देख लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। सच एज आइस क्यूब स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड चेंजेस स्टेट्स फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री C। जैसा कि स्टूडेंट्स अगर हम आइस की बात करें तो आइस हमारी स्टार्ट कर देती है मेल्ट करना किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री C पर। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को KMT के लिहाज से एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ KMT, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, कि अगर हम KMT के लिहाज से बात करें जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है देन सॉलिड मॉलिक्यूल्स लीव दियर मीन पोजीशंस एंड मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट्स। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को छोड़ देते हैं और मेल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, शुरू हो जाता है। लास्ट टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास है यूनिट सेल। इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रिस्टल्स विच जनरेट्स 3D रिपीटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। के यूनिट सेल बेसिकली हमारा क्या है, एक बेसिक आप कह सकते हो यूनिट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो कि ये अगर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है या क्रिस्टल्स है तो उसका जो एक पार्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है क्रिस्टल्स का जो कि जनरेट करता है 3D रिपीटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 3D क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या होता है, रिपीट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ ये बॉक्स बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और इसके अंदर लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। इसका मतलब यूनिट सेल के अंदर 3D पैटर्न्स क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का रिपीट होता है। इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय 3 साइड्स। किसी एक यूनिट सेल की बात करें जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, तो एक यूनिट सेल के अंदर 3 साइड्स होती हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं A, B और C से, और 3 एंगल होते हैं जिससे हम रिप्रेजेंट कराते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा से। और द लेंथ एंड एंगल्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑल कॉल्ड सेल डायमेंशंस और सेल पैरामीटर्स। और अगर हम बात करें लेंथ की और एंगल्स की, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है सेल डायमेंशंस या सेल पैरामीटर्स। तो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट सेल की एक्सप्लेनेशन और डिफाइन।
अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एन आइसोट्रोपी, विच टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैव दिस प्रॉपर्टी। हमसे कहा है कि एन आइसोट्रोपी की डिफाइन लिखें और बताएं कि कौन से सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी एन आइसोट्रोपी की, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव एन आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी, कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एन आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है स्टूडेंट, देख लेते हैं। इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन, जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं ऑल डायरेक्शन में। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर है, तो हर डायरेक्शंस के अंदर क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। अगर आप ए से बी पर जाते हो तो वर्टिकली, यानी अगर आप मूव कर रहे हो तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, और सी से डी पर जाओगे तो प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एन आइसोट्रोपी, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं हर डायरेक्शन में, सच एज कंडक्शन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। और आपको पता होगा कि डायमंड आपका बेड कंडक्टर होता है। बेड कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि डायमंड में से करंट पास नहीं होता। और ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में से करंट पास हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, एन आइसोट्रोपी की वजह से होता है, क्योंकि करंट की कंडक्शंस आपकी डिपेंड करती है किस पर, डायरेक्शन पर। आगे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, यानी एन आइसोट्रोपी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डिपेंड करती है किस पर, डायरेक्शन पर। या इन अदर वर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल्स है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट्स होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। या अ डिफरेंट केमिकल बॉन्डिंग इन ऑल डायरेक्शन इज़ ऑल्सो अ कंडीशन फॉर एन आइसोट्रोपी, यानी जब कोई भी हमारे पास क्रिस्टल्स है और उसके अंदर जब केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्शन जो है डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स एन आइसोट्रोपी। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है ट्रांजिशन टेम्परेचर की। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर एट विच अ मटेरियल चेंजेस फ्रॉम वन क्रिस्टल स्टेट्स टू अनदर। के ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें क्या होता है, एक मटेरियल चेंज हो जाता है, एक क्रिस्टल फॉर्म से दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको आप एलोट्रोप भी कह सकते हो। मोर फॉर्मली इट इज़ द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके अंदर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स मौजूद होती हैं एक सब्सटेंस की सेम टेम्परेचर पर। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, को समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ व्हेन रोम्बिक सल्फर इज हीटेड अबव 95.6 डिग्री सी इट चेंजेस इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर, कि अगर हम रोम्बिक सल्फर को हीट करें 95.6 डिग्री सी पर तो ये चेंज हो जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर में। व्हेन कूल्ड बिलो 95.6 डिग्री सी, और अगर हम इसे ठंडा करें 95.6 डिग्री सी से बिलो टेम्परेचर पर तो इट रिवर्ट्स टू रोम्बिक सल्फर, ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा रोम्बिक सल्फर में। इसका मतलब 95.6 डिग्री सी हमारा ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर दो एग्जिस्ट कर रही हैं फॉर्म, किसकी, सल्फर की। तो एट 95.6 डिग्री सी द टू फॉर्म्स कैन को एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सप्लेन वाई डायमंड इज़ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल ग्रेफाइट इज़ कंडक्टर। हमसे कहा है कि एक्सप्लेन करें कि भाई क्यों डायमंड में से करंट पास नहीं होता जबकि ग्रेफाइट में से हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने रीज़न लिखा है इन अ ग्रेफाइट मॉलिक्यूल। अगर हम ग्रेफाइट मॉलिक्यूल की बात करें तो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन्स फ्री। इसका मतलब ये है कि हर कार्बन एटम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। यानी कार्बन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं चार, अगर तीन उसमें से बॉन्ड बना रहे होते हैं तो एक उसमें क्या होता है, फ्री होता है। थस मेकिंग ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से ग्रेफाइट हमारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। वी आर एज इन डायमंड, लेकिन जब हम डायमंड की बात करें दे हैव नो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, तो डायमंड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से डायमंड क्या है, बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है डिफाइन लेटेस्ट एनर्जी। हमें लेटेस्ट एनर्जी की डिफाइन बतानी है। एक्सप्लेन हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय साइज एंड चार्ज ऑफ आयन।
और साथ में हमें बताना है कि किस तरह से लेटेस्ट एनर्जी को अफेक्ट करता है साइज ऑफ आयन और चार्ज ऑफ आयन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी किसकी, लेटेस्ट एनर्जी की। क्या होती है देख लेते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड्स, यानी जब आयनिक सॉलिड्स को बनाने के लिए अपोजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर एंड अरेंज थ्री डायमेंशनली इन सर्टेन पैटर्न्स, के आयनिक सॉलिड्स को बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो अपोजिट चार्ज होते हैं यानी केटाइन और एनाइन, उनको एक दूसरे के करीब लाया जाता है और उनको अरेंज किया जाता है 3D पैटर्न्स में। आगे कहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड नोन एज लेटेस्ट एनर्जी। और इस प्रोसेस के दौरान यानी जब चार्ज को करीब लेकर आया जाता है तो एनर्जी क्या होती है, हाई अमाउंट के अंदर रिलीज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज, लेटेस्ट एनर्जी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इनटू आइसोलेटेड आयंस इन द गैस फेज, कि वो एनर्जी जिसकी ज़रूरत होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ब्रेक करने के लिए, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का 1 मोल को ब्रेक करने के लिए उसके आयंस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस इन किलो जोल पर मोल, और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जोल पर मोल में। यहाँ पर आप स्लैश लगा देना यानी पर की साइन लगा देना। जैसे स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारे पास होता NaCl, तो NaCl को ब्रेक करने के लिए Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 787 किलो जोल पर मोल। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लेटेस्ट एनर्जी पर। तो लेटेस्ट एनर्जी इज़ अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, के लेटेस्ट एनर्जी इफेक्ट होती है 2 फैक्टर्स के ज़रिए। नंबर 1 है साइज ऑफ आयन और दूसरा है चार्ज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन क्या है, द लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ केटाइन और एनाइन। हमें यहाँ पर बताया गया है कि लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाती है जैसे जैसे साइज बढ़ता है आयन का यानी केटाइन का और एनाइन का। सच एज लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज़ हायर देन द पोटेशियम फ्लोराइड, कि अगर हम बात करें लेटेस्ट एनर्जी की सोडियम फ्लोराइड की तो वो क्या है, ज़्यादा है। सोडियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी कितनी है, 923 किलो जोल पर मोल, यानी सोडियम फ्लोराइड को उसके आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 923 किलो जोल पर मोल, जबकि पोटेशियम फ्लोराइड की है 821 किलो जोल पर मोल। अब ये ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ स्मॉलर आयोनिक रेडियाई ऑफ सोडियम, क्योंकि जो आयोनिक रेडियस है सोडियम का वो क्या है, कम है और पोटेशियम का ज़्यादा है। तो लिहाजा हमारी क्या हो गई, लेटेस्ट एनर्जी हमारी डिक्रीज़ हो गई पोटेशियम फ्लोराइड में और इंक्रीज़ हो गई सोडियम फ्लोराइड में। द स्मॉलर आयोनिक साइज ऑफ सोडियम आयंस मेक द पैकिंग मोर क्लोजली, क्योंकि सोडियम आयन का जो चार्ज है यानी आयन है वो क्या है, स्मॉल है, जिसकी वजह से क्या है, आप कह सकते हो इसके आयंस बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं। एंड थस नीड रिलेटिवली हाई लेटेस्ट एनर्जी फॉर द सेपरेशंस ऑफ आयंस, और जिसकी वजह से इसके आयंस को सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सेकंड फैक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास है चार्ज ऑफ आयन। लेटेस्ट एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ आयन, कि लेटेस्ट एनर्जी हमारी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ आयन के, यानी अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो आपकी लेटेस्ट एनर्जी भी बढ़ेगी। सच एज लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बेरियम फ्लोराइड। बेरियम फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो बेरियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी कितनी है, 3505 किलो जूल पर मोल। और अगर हम बात करें लिथियम फ्लोराइड की तो उसकी है 1036, बिकॉज लिथियम पॉजिटिव पॉजिटिव 1 चार्ज, क्योंकि लिथियम पे चार्ज +1 है लिथियम फ्लोराइड में, और जबकि बेरियम के अंदर चार्ज है 2 बेरियम फ्लोराइड में, और जबकि बेरियम का चार्ज है +2 बेरियम फ्लोराइड में। इसका मतलब बेरियम फ्लोराइड की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि बेरियम का चार्ज ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स। हमसे कहा है कि डिफरेंस बताना है हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में, और आइसोमॉर्फिज्म में और पॉलीमॉर्फिज्म में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस। नंबर 1 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, दे है फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप, कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, आप कह सकते हो रेगुलर होती है। और अमॉर्फस का मतलब ही स्टूडेंट्स होता है विदाउट शेप। तो अमॉर्फस के अंदर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है दे डोंट हैव फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप, कि अमॉर्फस सॉलिड की कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। सही है। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं,
अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl की जो शेप होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलाइन होती है। शुगर की शेप भी क्या होती है, क्रिस्टलाइन होती है। और डायमंड की शेप भी क्रिस्टलाइन होती है, एक प्रॉपर शेप होती है। लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूँ गिलास की अगर हम बात करें तो गिलास हमारा क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। प्लास्टिक की भी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती और रबड़ की भी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, दियर पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न्स फॉर लॉन्ग रेंज। कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक रेगुलर पैटर्न्स में। लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो दियर पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न्स फॉर लॉन्ग रेंज। कि अमॉर्फस सॉलिड के पार्टिकल्स प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होते। सही है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे आर ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड्स का मतलब स्टूडेंट्स यही है जो कि मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि अगर आप प्रॉपर टेम्परेचर दोगे उसी के ऊपर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, मेल्ट होगा। सही है। लेकिन यहाँ पर मैंने अमॉर्फस में लिखा है दे आर सीडो सॉलिड्स। तो अमॉर्फस सॉलिड्स हमारे सीडो सॉलिड्स होते हैं, यानी इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसा कि गिलास की अगर हम बात करें तो गिलास का मेल्टिंग पॉइंट होता है 500 से 600 डिग्री सी, यानी 500 डिग्री सी पे गिलास मेल्ट होना शुरू होता है और 600 डिग्री सी तक पहुंचते पहुंचते मेल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम NaCl के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो अगर आप NaCl को 801 डिग्री सी प्रॉपर टेम्परेचर दोगे तो इसी टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट होगा, इसके अलावा किसी टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होगा। 5 पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, दे हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी इन विच बिग क्रिस्टल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल क्रिस्टल्स। कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर बिग क्रिस्टल को तोड़ दिया जाता है स्मॉल क्रिस्टल्स में। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का और अमॉर्फस सॉलिड्स का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स आइसो का मतलब होता है सेम, सही है, और पॉली कहते हैं हम मोर देन वन। तो सबसे पहले हम आइसोमॉर्फिज्म के डिफाइन देख लेते हैं। व्हेन टू सब्सटेंस हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी अगर दो सब्सटेंस हमारे पास मौजूद हैं और उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, तो देन दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो उन सब्सटेंस को हम कहते हैं आइसोमॉर्फस और उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, व्हेन अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। कि अगर आपका सब्सटेंस मौजूद हो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, देन इट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फस। तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फस और उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सही है स्टूडेंट्स। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि अगर दो सब्सटेंस हैं और उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है तो आइसोमॉर्फिज्म है। और अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है लेकिन एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो पॉलीमॉर्फिज्म है। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे स्टूडेंट समझाने के लिए मैं आपसे कहूँ, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दो हमारे पास सब्सटेंस हैं जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, आइसोमॉर्फस हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सही है स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, पॉलीमॉर्फिज्म में दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी अगर हम पॉलीमॉर्फस की बात करें तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। समझाने के लिए स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट्स हमारे पास दो फॉर्म के अंदर पाया जाता है। सही है। एक होता है फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, आप कह सकते हो मार्बल को। सही है। उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और दूसरा अगर मैं आपसे कहूँ चॉक की अगर हम बात करें, उसका फार्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और चॉक की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की सेम होंगी। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है आइसोमॉर्फिज्म में कि जो आइसोमॉर्फस होते हैं उनका एम्पेरिकल फार्मूला रेशो सेम होता है। जैसा कि अगर हम सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर एम्पेरिकल रेशो क्या होगी, 1:1। सोडियम का भी एक एटम है, फ्लोरीन का भी एक एटम है, मैग्नीशियम का भी एक एटम है, ऑक्सीजन का भी एक एटम है, तो लिहाजा इनकी एम्पेरिकल रेशो क्या होगी, सेम होगी। सही है स्टूडेंट्स।
इसी तरीके से अगर हम पॉलीमॉर्फस की बात करें तो इनकी एम्पेरिकल रेशियो भी क्या होती है, सेम होती है। फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है आइसोमॉर्फिज्म में दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ, कि अगर हम बात करें किसकी, आइसोमॉर्फस की, तो इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सही है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म्स की बात करें तो पॉलीमॉर्फस हमारे ग्रो नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दे डोंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ओवर ग्रोथ। स्टूडेंट्स मैंने एग्जाम्पल्स आपको पहले ही बता दी, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, आइसोमॉर्फस हैं। इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है, आइसोमॉर्फस हैं। जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट भी क्या है, ये दोनों आइसोमॉर्फस हैं। यानी ये दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं लेकिन दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए हम इसको कहते हैं आइसोमॉर्फस। लेकिन अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो यूनिवर्स के अंदर ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक होती है कैल्साइट जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है और दूसरी होती है ऑर्गोनाइट जो कि आर्थोरोम्बिक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स विद साइंटिफिक रीजंस। तो नंबर 1 स्टेटमेंट हमारे पास है, वाई द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड नियरली ज़ीरो, कि सॉलिड्स हमारे कंप्रेसिबल क्यों नहीं होते, वो हमें एक्सप्लेन करना है। कि कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें सॉलिड की, वो नियरली ज़ीरो क्यों होती है। तो रीज़न मैंने यहाँ पर लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, गैप ना होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से सॉलिड हमारे कंप्रेस नहीं होते। आगे मैंने लिखा है, देयरफॉर द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड कैन नॉट मूव, जिसकी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। सही है, क्लोजर टुगेदर यानी एक दूसरे के करीब, अंडर प्रेशर, अगर हम प्रेशर भी अप्लाई करें सॉलिड पर तो उनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते, इसलिए सॉलिड्स हमारे क्या हैं, कंप्रेसिबल नहीं हैं। सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट्स है, वाई सम सॉलिड्स आर सबलाइम इन नेचर। तो यहाँ पर मैंने रीज़न लिखा है, व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस देन दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन सच एज ड्राई आइस और आयोडीन, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, जैसा कि ड्राई आइस और आयोडीन आपको पहले भी बताया था। और अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की सब्लाइम सॉलिड्स में तो वो कम होती हैं ऑर्डिनरी सॉलिड्स के मुकाबले में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सब्लाइम सॉलिड्स आर लेस एज ऑर्डिनरी सॉलिड्स, देयरफॉर व्हेन दीज सॉलिड्स आर हीटेड, जिसकी वजह से जब हम सब्लाइम सॉलिड्स को हीट करते हैं देन दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर हमारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 6 के वो हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।